हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू बीपीएससी ज्ञान। मेरा नाम है आलोक रंजन सिंह। तो आज है 27 नवंबर 2023। आज हम डिस्कस करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे पहले देख लेते हैं, रेस्क्यू डेंजरस में टेक अ लॉन्ग टाइम। एनडीएमए ने बताया है कि अभी जो रेस्क्यू चल रहा है वो काफ़ी ख़तरनाक है और अभी ज़्यादा टाइम लेगा। देखिए, जो उत्तराखंड में जो टनल के अंदर 41 वर्कर्स फंसे हुए हैं वो अब तक नहीं निकल पाए हैं। एक जो ड्रिलिंग मशीन वहाँ पे वर्क कर रही थी, जो कि बिल्कुल हॉरिजेंटल वहाँ पे ड्रिल कर रही थी, वो मशीन फेल कर चुकी है। वो जो ऑप्शन था वो फेल कर चुका है। उस तरीके से निकलना मुश्किल है। अब एक न्यू ऑप्शंस की ओर यानी रुख किया गया है कि अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, बिल्कुल वर्टिकल पहाड़ को छेद के करीबन 86 मीटर जो है वो हम ड्रिल करेंगे और लोगों को बिल्कुल लिफ्ट कर लेंगे अंदर से, यहाँ से ऐसे करके ऊपर से निकालेंगे। ऐसा किया गया है। तो क्योंकि हम लोग ऑप्टिमिस्टिक हैं तो हमें ये मानेंगे कि होपफुली ये मिशन सक्सेसफुल हो जाए। वैसे एक ऑपरेशन है, इस लॉन्च किया है ऑपरेशन मूषक। मूषक यानी मूषक चूहा को बोला जाता है, तो ऑपरेशन मूषक यानी चूहे की तरह बिल्कुल ही ड्रिल किया जाएगा। ठीक है, तो अब इंडियन आर्मी भी इसमें लग चुकी है और पूरे 41 वर्कर्स को निकालने की ये मुहिम जारी है। होपफुली जल्द से जल्द इन्हें निकाला जा सके। एक आर्टिकल है छठ एंड द माइग्रेंट, यानी बिहार के बारे में बताया गया है। तो बिहार से जो माइग्रेट करके जो भी बिहारी दिल्ली जा रहे हैं, और मोस्ट प्रोबेबली अगर वो फैमिली के साथ हैं तो वो ऑब्वियसली यहाँ पे छठ मनाने के लिए लौटते नहीं हैं घर पे, बल्कि वो वहीं पे मनाना चाहते हैं। और आपको मालूम होगा यमुना नदी का जो वाटर है वो बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूट हो चुका है। इतना पॉल्यूशन भर गया है उसमें कि कुछ दिन पहले ही तस्वीर आई थी टाइम्स ऑफ इंडिया का एक, जिसमें हमें देखने को मिला था कि बिल्कुल पानी के ऊपर झाग बिल्कुल जम रहा है। ऐसा हो चुका है, मतलब कि उसमें नहाना, उसमें छठ पूजा करना एक तरह से स्किन डिजीज़ का बुलावा देना ही होगा उसमें। तो इस पे ये थोड़ा सा कंसर्न इसमें जताया गया है। बाकी इस न्यूज़पेपर ने, द हिंदू न्यूज़पेपर ने कुछ ब्यूटीफुल पिक्चर्स यहाँ पे लगाए हैं छठ पूजा के, तो वो भी आप देख पाओगे। तो आ जाते हैं हम आज के डीएनडी में, डेली न्यूज़पेपर डिस्कशन में। तो हमारा पहला आर्टिकल है कोर्ट टू डिसाइड ऑन पॉक्सो चार्जेज अगेंस्ट एक्स रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चीफ, जो है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चीफ, आपको मालूम होगा ब्रिजभूषण शरण सिंह काफ़ी न्यूज़ में थे। रेसलर लोगों ने जो भी रेसलर्स हैं, विमेन रेसलर, उन्होंने काफ़ी प्रोटेस्ट भी रखा था एक बार। तो वहाँ पे उन्होंने फाइल किया था केस, एक्चुअली पोक्सो एक्ट लगाया था इन पे, यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। बट दिल्ली पुलिस ने इस पॉक्सो एक्ट को ड्रॉप कर दिया था इनके अगेंस्ट, क्योंकि उनका कहना था कि जो माइनस के फादर थे, जो जो माइनस ने ये केस फाइल किया था, उन्होंने क्लेम किया था कि ये फॉल्स कंप्लेंट था सेक्सुअल हैरेसमेंट का एमपी के अगेंस्ट। यानी ये बीजेपी के एमपी हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह। ठीक है, तो वही कोर्ट कह रही है कि ये कोर्ट डिसाइड करेगी कि जो सबमिशन रिपोर्ट है पुलिस का वो कोर्ट एक्सेप्ट करती है या नहीं करती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इस न्यूज़ आर्टिकल से निकल के आता है हमारे जानने के लिए, हमारे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से, पोक्सो एक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट। हम इसमें समझेंगे कि कितना पावरफुल है ये पोक्सो एक्ट, और इससे पहले क्या कोई एक्ट नहीं था इसके अगेंस्ट में, वो भी हम जानेंगे। हमने एक वीडियो में बात किया था, आपको बताया था यूएपीए एक्ट के बारे में। आपको बताया था टेररिस्ट के अगर बात आई तो ये बहुत ही ज़्यादा पावर दे देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, ये वाला एक्ट। उसी तरह से आपको मैं बताऊं कि पोक्सो एक्ट भी बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है। मैं आपको बताऊंगा, आपको इस चीज़ का एहसास होगा।
यहाँ पे आप देख सकते हो पॉक्सो, यानी कि इसका फुल फॉर्म हो जाएगा प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट है। समझ गए? तो इससे ही आपको समझ में आ रहा है कि चिल्ड्रेन को हमें बचाना है सेक्सुअल ऑफेंसेस से। और ये जो पॉक्सो एक्ट है ये इनेक्ट कर दिया गया था कब? 19 जून 2012 में। कब? 19 जून 2012 में इनेक्ट हुआ था, लेकिन इन्फोर्स्ड यानी कि ये लागू हो गया था, बिल्कुल काम में आ गया था कब? इन्फोर्स्ड किया गया था 14 नवंबर 2012 को। मतलब 2012 में ही ये 14 नवंबर को लागू किया गया था। 14 नवंबर क्यों? क्योंकि पता है आपको 14 नवंबर को हम चिल्ड्रन डे ऑब्जर्व करते हैं, नेशनल चिल्ड्रन डे। और ये बच्चों के लिए ही, बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंसेस ये एक्ट लाया गया था। ये एक्ट किसके अंडर लाया गया था? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ये भी आपको याद रखना है। क्या इसके पहले कोई एक्ट था बच्चों को सेक्सुअली प्रोटेक्ट करने के लिए? तो देखिए, ये था आईपीसी, इंडियन पिनल कोड जो है ये था। इसके 375 आईपीसी 375 के तहत रेप के तहत ये केस दर्ज होता था, लेकिन ये उतना पावरफुल नहीं था। फिर था आईपीसी आईपीसी 354 था। ये आउटरेजिंग था, मोडेस्टी ऑफ द वीमेन की मोडेस्टी मोलेस्टेशन के लिए ये दर्ज होता था। फिर एक आईपीसी था 377, एक्चुअली है, ये भी है 377, और ये अननेचुरल ऑफेंसेस के लिए था, जो कि बिल्कुल नेचुरल तरीका नहीं है। अननेचुरल ऑफेंसेस अगर ऐसा कुछ होता है तो उसके लिए 377 आईपीसी 377। ऑब्वियसली ये सब वीमेन के लिए, यानी कि ये जो भी एक्ट थे, जो भी आईपीसी ये दिया गया था, ये वीमेन के लिए ही दिया गया था। ये जेंडर बेस्ड था ये, ठीक है। ये बॉयज़ के लिए नहीं था, बच्चों लड़कों के लिए नहीं था, जो बॉय बेबी हैं उनके लिए नहीं था, बल्कि जो गर्ल बेबी हैं उनके लिए ही ये था। यानी कि जो भी एबव द 18, यानी सॉरी 18 ईयर्स से कम की जो एज है उनके लिए। पर प्रॉब्लम था कि ये जो आईपीसी 375 था ये डिफाइंड नहीं था एक्चुअली, ये सिर्फ वीमेन के लिए था, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आईपीसी 354 जो था इसमें डिफाइंड नहीं था कि ये जो मॉडेस्टी हम बोल रहे हैं इसका क्या मतलब होना चाहिए, कितना हद तक क्या लिमिट होना चाहिए मॉडेस्टी का, तो ये डेफिनेशन नहीं था। तो ये थोड़ा सा कमज़ोर आईपीसी यहाँ पे था। फिर आईपीसी 377 जो था, अब अननेचुरल ऑफेंसेस भी डिफाइंड नहीं था कि अननेचुरल ऑफेंसेस में क्या क्या आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन बच्चों को सेक्सुअल एब्यूज़ से प्रोटेक्ट करना तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। बहुत ही ज़्यादा ऐसे केसेस आ रहे थे जिसमें उनका बचपना जो है वो बिल्कुल ख़राब हो जा रहा था, वो बिल्कुल मोलेस्टेड किए जा रहे थे, बचपन में ही उनकी वो सिचुएशन हो जा रही थी। और आपको मालूम होना चाहिए कि जब 2011 का जब ये सेंसस देखा गया तो उसमें 472 मिलियन, ठीक है, 472 मिलियन ऐसे ऐसे बच्चे थे जो 18 साल के कम एज के हैं। कितने? 18 साल से कम एज के हैं, उनको ही इसमें डिफाइन किया गया है। तो पॉक्सो एक्ट में के तहत कौन से बच्चे आएंगे? जो 18 साल से कम के एज के हैं, ठीक है, बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज। एक्ट जो है पॉक्सो एक्ट, हमने आपको बताया कि आईपीसी जो था उसमें वीमेन के लिए सिर्फ था, लेकिन इसमें जेंडर न्यूट्रल है, यानी कि बॉयज़ को भी अगर कोई मोलेस्ट करता है तो उससे भी पनिशमेंट इसके थ्रू दिया जाएगा। एंड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेक्सुअल एब्यूज़ इसमें शामिल किया गया है, जैसे सेक्सुअल हैरेसमेंट, पोर्नोग्राफी, पेनिट्रेटिव एंड नॉन पेनिट्रेटिव असॉल्ट आर डिफाइंड इन द एक्ट। और इतना ही लिमिट नहीं किया गया है इसको, ऐसा नहीं है कि ये 2-4 वर्ड जो लिखे गए हैं बस इतना ही लिमिट कर दिया गया है। अगर ऐसा लगा कि कुछ और भी चीज़ जो है वो सेक्सुअल एब्यूज़ के अंडर आ रहा है तो उसको भी शामिल कर लिया जाएगा पॉक्सो एक्ट के तहत, उसके थ्रू भी उसे केस हो जाएगा। तो यहीं से इसको बहुत ही ज़्यादा पावर दे दिया गया है इस एक्ट के थ्रू। And the act stipulates that such steps must be taken which makes the investigation process a child
फ्रेंडली एज पॉसिबल। अब वो बच्चा है, उसको हरासमेंट का सामना करना पड़ा है। अब पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करे तो वो एक तरह से बच्चे के प्रोटेक्टर के तौर पर इन्वेस्टिगेशन करे, बिल्कुल फ्रेंडली तरीके से इन्वेस्टिगेट करे। बच्चे को ये एहसास नहीं होना चाहिए उसे ये नहीं कि उसको डांट के कुछ पूछ रहे हैं, कभी कभी कुछ भी पूछ दे रहे हैं। एक लिमिटेशन होनी चाहिए, एक तरीके से उस बच्चे से बात करने की कोशिश की जानी चाहिए। तो ये सारा चीज़ों को ध्यान रखना होगा, ये एक्ट बताता है। अब इसमें एक बहुत ही अच्छी बात ये करिए, पता है आपको कि इंडियन कोर्ट्स में केसेस जो हैं वो 10 साल, 20 साल, 25 साल, सालों साल चलता रहता है। लेकिन इसमें दिया गया है विदिन 1 ईयर, 1 साल, जब ये रिपोर्ट किया गया ये केस जिस दिन, उस दिन के 1 साल के अंदर इस केस को आपको सुलझाना होगा इन्वेस्टिगेट करके इस केस को। ठीक है, ऐसा कहा गया है। अब आप कहोगे कि कैसे होगा, क्योंकि कोर्ट वगैरह तो खुद ही बिजी है। तो उसके लिए भी प्रोविज़न यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है इस एक्ट में कि स्पेशल कोर्ट सेटअप करिए, इसके ट्रायल के लिए स्पेशल कोर्ट सेटअप करिए, लेकिन विदिन 1 ईयर इस केस को सॉल्व कीजिए। इस एक्ट में और भी कुछ चीज़ें अगर ऐड करनी है तो अंडर सेक्शन 45 यानी पॉक्सो एक्ट के सेक्शन 45 के तहत ये पूरा का पूरा पावर दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो रूल्स बना सकती है इसके अंडर, पॉक्सो एक्ट के अंडर। ठीक है, इस एक्ट के लिए एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी है जो कि स्टैट्यूटरी बॉडीज़ है। कौन सा? एनसीपीसीआर और एससीपीसीआर होगा। एनसीपीसीआर और एससीपीसीआर सेटअप होगा, यानी कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, और यहाँ पे स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। ठीक है, तो यानी कि नेशनल लेवल पे तो रहेगा ही, सभी अपने स्टेट में भी एक एससीपीसीआर होंगे। ये एक स्टेटरी बॉडीज़ होगा। ऑब्वियसली ये पहले से कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, तो इसलिए ये स्टेटरी बॉडीज़ है। अब सेक्सुअल एब्यूज़ में कोई ऐसा लॉ आता है, कोई ऐसा केस आता है जिसके तहत ऑलरेडी पहले से लॉ उसके लिए बने हुए हैं, तो चाहे कोई भी लॉ हो, 42 सेक्शन यानी कि पॉक्सो एक्ट का सेक्शन 42A है, ये बताता है कि कोई भी लॉ यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। सबसे ज़्यादा पावरफुल आपको पॉक्सो एक्ट लागू हो जाएगा। मान लीजिए कि कोई भी ऐसा सिचुएशन आया है जिसमें कि पहले से ऑलरेडी लॉ बने हुए हैं, तो क्या इसमें वो लॉ लागू होगा या फिर पॉक्सो एक्ट लागू होगा? तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है 42A सेक्शन में कि नहीं, वो कोई भी लॉ लागू नहीं होगा, वो डायरेक्ट यहाँ पे ओवरराइड कर जाएगा पॉक्सो एक्ट, यानी पॉक्सो एक्ट पे ही उसे लग जाएगा। तो बहुत ही ज़्यादा इस एक्ट में पावर दिया गया है। और अगर कोई किसी को डिफेम करने के लिए, किसी से कुछ तरह से रिवेंज वगैरह कुछ भी लेने के लिए अगर गलत फॉल्स केस करता है पॉक्सो एक्ट के तहत, तो इसके लिए भी बहुत कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसने ये केस किया है, फॉल्स अगर केस किया है तो इस तरह से याद रखना है आपको। पॉक्सो एक्ट आपको किसी तरह से भी सवाल पूछ सकता है, स्टेटमेंट वाइज भी आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो अगला आर्टिकल है कम्बाला, अ कोस्टल फ्लेवर कम्बाला मेक्स अ स्प्लैश इन बेंगलुरु। तो देखिए, एक मूवी देखी होगी आपने, काफ़ी फेमस हुआ था मूवी कंतारा। काफ़ी रिलीजियस मूवी है, काफ़ी मतलब बढ़िया मूवी है। ठीक है, इस मूवी में बहुत ही तरीके से दिखाया गया है इस रेस को। ठीक है, ये इस रेस को ऐसे कहते हैं स्लश ट्रैक बफेलो रेस। स्लश ट्रैक बफेलो रेस, लेकिन इसका जो नाम है वो है कम्बाला। ठीक है, क्या नाम है? कम्बाला। ये रेस कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाता है? कर्नाटक में।
इसमें भैंसों भैंसों की रेस होती है, यहाँ पे आप देख सकते हो। जल्लीकट्टू से कंफ्यूज मत होना, एक होती है जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू ये भी रेस है, लेकिन ये बुल्स का रेस है। ठीक है, इसमें सांड का रेस होता है और ये तमिलनाडु में होता है ये रेस। ठीक है, और ये है कंबाला। कंबाला जो है ये कर्नाटक में ये रेस होता है और इसमें भैंसों का रेस कराया जाता है। तो नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, इंडियन एयरफोर्स फ्लाइज मोदी ऑन तेजस एयरक्राफ्ट ओवर बेंगलुरु फॉर 30 मिनट्स। तो 30 मिनट तक इस तेजस एयरक्राफ्ट में मोदी जी फ्लाई कर चुके हैं। ठीक है, ये न्यूज़ बना है और ऑब्वियसली ये मोदी जी नहीं इसमें इसको उड़ा रहे हैं। ऑब्वियसली एक ट्रेंड फाइटर पायलट जो है वो उड़ा रहा है। लेकिन जो तेजस है ये इंडिजिनसली डेवलप्ड फाइटर प्लेन है। आपको मैं बता दूं कि जो MiG-21 फाइटर एयरक्राफ्ट जो था, MiG-21 आपको मालूम है बहुत बार क्रैश करता है ये। तो हम क्या कर रहे हैं कि अब अपना इंडिजिनसली बिल्ड कर रहे हैं तेजस एयरक्राफ्ट, यानी कि हम MiG-21 को रिप्लेस करेंगे इस फाइटर एयरक्राफ्ट को। तो तेजस जो एयरक्राफ्ट है इसको बना रहा है हल। ये हमारा कंपनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है, इंडियन कंपनी है जो कि बना रही है इस तेजस को। इंडिजिनसली हम डेवलप इसको कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी का यहाँ पे फ्लाइट करने का एक ही मकसद था कि इसकी जो है हम प्रमोशन करें तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट का, क्योंकि आपको मालूम होगा मोदी जी जो हैं वो ग्लोबल फिगर हैं। तो ये एक मैसेज जाता है कि जब प्राइम मिनिस्टर खुद अगर इस पे बैठता है, यानी कि ये कितना सेफ़ है ये, और कितना एडवांस ये फाइटर एयरक्राफ्ट है। ठीक है, एडवांस के साथ मॉडर्न है। ठीक है, तो हम MiG-21 फाइटर एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करने के लिए तेजस बना रहे हैं, जो कि इंडिया में बना हुआ है, इंडिजिनसली हमारा बनाया है हल ने। तो इससे प्रमोशन जाता है, ऑब्वियसली इससे कमर्शियल लेवल पे भी प्रमोशन जाता है और लोगों को मालूम भी चलेगा कि हाँ इंडिया ये डेवलप कर रहा है, एक वो भी बनता है। नेक्स्ट और आज का लास्ट आर्टिकल आप देख सकते हो, गवर्नमेंट इनवाइट सिविल सोसाइटी लीडर्स फ्रॉम लेह एंड कारगिल फॉर डायलॉग। तो बातचीत के लिए बुलाया जा रहा है जो लेह और कारगिल से जो भी लीडर हैं, क्योंकि फ़िलहाल के टाइम में प्रोटेस्ट नज़र आ रहा है लद्दाख से। ठीक है, वी वांट डेमोक्रेसी इन लद्दाख, यहाँ पे आप देख सकते हो कि लोग वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो इस प्रोटेस्ट में लोगों का 4 डिमांड है, यहाँ पे देख पाओगे। वो 4 हैं कि पहले तो लद्दाख को स्टेटहुड का दर्जा दीजिए। स्टेटहुड इसे हो यानी कि इसे राज्य का दर्जा देना चाहिए, क्योंकि आपको पता होगा 370 जो आर्टिकल है, 370 आर्टिकल, इसको हटाने के बाद जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख जो है ये एक यूनियन टेरिटरी हो चुका है। तो यहाँ पर पहली तो बात डिमांड है कि यूनियन टेरिटरी से इसको राज्य का दर्जा दीजिए। दूसरी बात, द इंक्लूजन ऑफ लद्दाख इन द 6th शेड्यूल। 6th शेड्यूल में लद्दाख को एंट्री दीजिए। आपको पता होगा 6th शेड्यूल के तहत बहुत ही स्पेशल प्रिविलेजेस मिलते हैं स्टेट्स को। काफ़ी सारे स्टेट्स जो हैं उन्हें 6th शेड्यूल के अंडर डाला जाता है, जो भी जहाँ पे जो है काफ़ी सारे क्राइटेरिया हैं, जिसमें एक टाइम में हमने आपको एक वीडियो में डिस्कस भी किया था कि एक स्पेशल कैटेगरी होता है, एक स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, एक स्पेशल स्टेटस होता है। तो ये 6th शेड्यूल जो है ये स्पेशल स्टेटस के तहत आता है। ठीक है, यानी कि इसमें जोग्राफिकली 6th शेड्यूल में जोग्राफिकली यहाँ पे स्पेशल स्टेटस दिया जाता है। ठीक है, जहाँ पे ज़्यादातर ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादा होनी चाहिए, ये सब चीज़ें थोड़ी सी होती है वहाँ पे। थोड़ा सा ऐसे रीज़न हो जहाँ पे रहना थोड़ा मुश्किल हो, तो उन सब चीज़ों में ये दिया जाता है। तो ये 6th शेड्यूल की डिमांड कर रहे हैं। एंड रिजर्वेशन इन द जॉब्स फॉर लोकल पीपल, जो भी लोकल लोग हैं उनको जॉब्स में रिजर्वेशन दो, ये एक मांग है, थर्ड डिमांड इन लोगों की। फिर दूसरा है कि 1 लोकसभा सीट ईच फॉर लेह एंड कारगिल, और लेह और कारगिल दोनों के लिए एक एक लोकसभा सीट भी हमें
प्रोवाइड कीजिए। तो ये 4 डिमांड्स ये लोग रख रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो पहले मैप समझिए कि आखिर यहाँ पे है क्या। तो ये पूरा जम्मू एंड कश्मीर का मैप है, साथ में ऑब्वियसली लद्दाख भी इंक्लूडेड है। तो 370 के पहले जब हम बात कर रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर की, तो ये पूरा जम्मू एंड कश्मीर था इस तरह से कुछ, ठीक है। ये पूरा जम्मू एंड कश्मीर था, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये जम्मू एंड कश्मीर था, और ये वाला पार्ट जो था ये लद्दाख था। लेकिन जब 370 आर्टिकल हटाया गया और इसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया, तो इसका कुछ मैप हो गया है अब इस तरह से। ये वाइट वाला जो पार्ट देख रहे हो ना, सिर्फ वाइट वाला पार्ट पे आप नज़र डालना। ये वाइट वाला पार्ट जो है वो है हमारा जम्मू एंड कश्मीर। और ये जो पूरा पार्ट ऊपर से लेकर नीचे तक आप ये पूरा पार्ट ये पूरा देख रहे हो, ये है हमारा लद्दाख रीजन। क्या है? ये पूरा का पूरा लद्दाख रीजन है। अब ये तो हम लोग मानते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें जो है ये वाला पीओके है, ये वाला पोर्शन यहाँ से आप देख सकते हो। मैं कलर चेंज करता हूँ। ये वाला जो पोर्शन है ये तो पीओके है, ठीक है। ये गिलगिट बाल्टिस्तान है यहाँ पे, ये वाला थोड़ा सा ये वाला पार्ट यहाँ पे। रियलिटी ये चीज़ें हैं। और ये दोनों जो है, ये दोनों अभी किसके पास है? तो पाकिस्तान के पास है। हमारे पास यहाँ से यहाँ तक ये वाला है, ये वाला पार्ट है हमारे पास। ये अक्साई चीन है, अक्साई चीन ये चाइना के पास है, ये भी आपको मालूम होगा। यानी कि जो रियलिटी में अभी हमारे पास जितना है हमारे कब्ज़े में, वो ये वाला पार्ट है, ये लद्दाख रीजन हो गया, और ये वाला जो पार्ट है ये जम्मू एंड कश्मीर हो गया, ठीक है। ये पूरा जम्मू, ये पूरा कश्मीर हो गया, और ये पूरा जम्मू है, ठीक है। ये आप यहाँ पे देख सकते हो। हालांकि ये पूरा पार्ट जो है ये लद्दाख रीजन में हम मानते हैं, अक्साई चीन को मिलाकर, इधर पीओके और अक्साई चीन को मिलाकर। लेकिन अभी हमारे पास जो रियलिटी में है वो इतना ही है। ये है हमारा लद्दाख। ये मैं देखिए रेड पेन आप समझो इसको, ये हमारा लद्दाख है। लद्दाख में 2 ही डिस्ट्रिक्ट हैं, एक तो कारगिल, एक ग्रीन वाला आपको दिख रहा होगा, और ये लेह है, ठीक है। तो यहीं से वो 4 डिमांड मांग उठ रहा है कारगिल और लेह से ही। और ये यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर यहाँ पे है, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आप समझिएगा। अगर 2011 के सेंसस को देखें तो टोटल पॉपुलेशन जितना है लद्दाख में, उसका 79.61%, ठीक है, 79.61% टोटल पॉपुलेशन का यहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन है। और ये एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड करने का, यानी कि 6th शेड्यूल में किसी स्टेट्स को ऐड करने का। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। तो करीबन 80% के करीब ये ट्राइबल पॉपुलेशन है, तो इसलिए ये डिमांड कर रहे हैं 6th शेड्यूल में हमें ऐड कर दो। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग बीपीएससी ज्ञान। जय हिंद।